लगा दो। हाँ, तो ये क्या है, ये ख्वाजा आसिफ, इनका नाम क्या है? ये है भाई पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ। देखो ये कोई बड़ा न्यूज़ नहीं है पढ़ने वाला, लेकिन पाकिस्तान की बात आती है तो थोड़ा हंसी मजाक करने के लिए आ जाता है, ठीक है। ये ख्वाजा आसिफ है, और पाकिस्तान के क्या है ये, डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री है। इन्होंने बोला है कल के स्टेटमेंट में कि इस बार अगर इंडिया से अगर युद्ध होता है तो इंडिया के घर में घुस के मारेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मुझे हंसी आ गया। अब देखो हुआ क्या था, केरला में राजनाथ सिंह हमारे क्या है, रक्षा मंत्री है, तो बरसी होने वाली है ऑपरेशन सिंदूर। पिछले साल कब हुआ था? 7 मई को हुआ था। कब हुआ था? 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, 7 मई को, ठीक है। 7 मई को हुआ था, मई को क्या हुआ था? ऑपरेशन सिंदूर। तो राजनाथ सिंह ने बोला है कि हमारा 7 मई को जो आने वाला है ना, तो ऑपरेशन सिंदूर का क्या होने वाला है? वर्षी होने वाला है, ठीक है, वर्षी होने वाला है। तो उसी के इन्होंने स्टेटमेंट सुन के ये बोला है इन्होंने कि ये टीवी चैनल के शो पे बोले हैं ये ख्वाजा आसिफ कि इस बार अगर हुआ ना, पिछली बार तो हम लोग क्या करे थे, सिर्फ हम लोग बॉर्डर पे ही लड़ाई लड़ पाए थे, मतलब पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पे ही लड़ाई लड़ पाए थे, अंदर नहीं गए थे। लेकिन इस बार अगर युद्ध होता है तो हम इंडिया के घर में अंदर घुस के मारेंगे। भले जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था भारत ने उनके 12 को एयरबेस को उड़ाया था, कितने को? 12 को। और उसने मिसाइल मारा था तो हम लोग क्या कर दिए थे, बॉर्डर पे हवा में उड़ा दिए थे, क्योंकि हमारे पास S-400 मिसाइल सिस्टम है, कुछ भी आता है तो उड़ा देते हैं। तो ये है पाकिस्तान के ख्वाजा, मतलब इन लोग की बातें पहुँची जाती है। कई एक कहावत है, बाप मरे अंधेरे में या बेटा पावर हाउस, ठीक है। तो ये कहानी है सबका, छोटा सबका कुछ काम तो है नहीं, कुछ आता होता तो है नहीं, क्या करेगा। देखो यहाँ पे पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से भारत के खिलाफ तीखी बयानबाजी सामने आई है। देश के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि उनकी सेना ने पिछले साल भारत के खिलाफ मुकाबले में बढ़त हासिल की थी। ये छोटा कहता है सबकी, ये सब क्या करता है ना, गलत गलत वीडियो बना के पब्लिक को दिखाता है कि हम ये मिसाइल मार दिए इंडिया को, ये मार दिया। इंडिया का कुछ नहीं हुआ था, इसके 12 को एयरबेस को उड़ाया था इंडिया। तो ये बोल रहा है कि हमने बढ़त बनाई थी, तो वही चीज़ें बोल रहा है कि बढ़त हासिल की थी, भविष्य में किसी भी टकराव के लिए हम तैयार हैं। एक टीवी कार्यक्रम में बोलते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत दोबारा सैन्य कार्रवाई करता है तो उसे पहले से भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली बार टकराव सीमित था, मतलब बॉर्डर पे था, लेकिन अगली बार जो संघर्ष भारत के सीमा के भीतर जाकर जा सकता है, मतलब जाकर भी मारेंगे। ये देखो उनके इस बयान को भारत के लिए आक्रामक और उकसाने वाला माना जा रहा है कि भारत को ये उकसा रहा है। एक भी बता देते हैं, 2026 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध पक्का होने वाला है। ये एक काम तो कुछ है नहीं, बिना मतलब का, वही देखो है। हाँ ठीक है। अब देखो ये है तुम लोग का IRENA, IRENA, ठीक है। अब देखो यहाँ पे IRENA के अनुसार नवीकरण ऊर्जा क्षमता में भारत का वैश्विक स्तर पे कितने नंबर पे आता है? 3रे नंबर पे। 1 नंबर पे चाइना है, 2 नंबर पे अमेरिका है, 3रे नंबर पे कौन है? भारत है। तो नवीकरण मतलब होता है, नवीकरण उसको कहा जाता है जिससे मतलब वातावरण को कोई भी नुकसान नहीं हो, क्षति नहीं पहुंचे। जैसे हवा के द्वारा, विंड के द्वारा बिजली उत्पादन करना, पानी के द्वारा जो टरबाइन चला के करना, ये रिन्यूएबल एनर्जी होता है। तो इससे भारत कौन से नंबर पे है? 3 नंबर पे। देख लीजिए वर्ष 2025 में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नवीकरण ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। इसके साथ ही ऊर्जा स्वच्छ के क्षेत्र में इसे एक नया मुकाम हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरण ऊर्जा एजेंसी IRENA का पूर्ण फॉर्म होता है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी एजेंसी वाला आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग ध्यान से। तो भारत कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। देख लो यहाँ पे, ये सब इतना पहले क्या था, इतना उत्पादन करता था 2023 में 175 गीगावाट, लेकिन 2025 में 45 गीगावाट बढ़ा दिया, तो ये सब हो गया, ठीक है। तो आप रैंक याद करना, आपका काम चल जाएगा। अब देखो कि IRDAI ने LIC, GIC री और न्यू इंडिया इंश्योरेंस को प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण दर्जा किया। देखो 3 को है ना, इसको LIC, GIC और N, देखो यहाँ पे क्या है,
भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड होगा, और एलआईसी हो गया, न्यू इंडिया इंश्योरेंस हो गया, और भारतीय सामान्य बीमा। इसको मतलब बढ़िया इंश्योरेंस कंपनी बताया किसने? IRDA ने। IRDA क्या है देखो, IRDA यहाँ पे देख लो, यहाँ पे IRDAI इसका फुल फॉर्म होता है ये इस पे ज़्यादा कुछ नहीं है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछ देगा IRDAI का फुल फॉर्म, तो क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है? जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है ना, इसका देख रेख करता है कि कोई फ्रॉड वाला नहीं है। जैसे बैंकों का रेगुलेट कौन करता है? RBI। तो इंश्योरेंस के जितने भी कंपनी है उसको ये कौन रेगुलेट करता है? IRDAI। ठीक है, तो याद रखना, कभी पूछ देवे कि IRDAI क्या है, बाकी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, हमको इसका फुल फॉर्म सिर्फ हमको बताना था। CBI ने कक्षा 3 से 8 के लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग पर आधारित AI पाठ्यक्रम शुरू किया है। आपको जो कुछ जानना चाहिए, देखो अब CBSE पता है ना, CBSE जो बोर्ड होता है, CBSE जो पढ़ाई करते हैं, उसमें तीसरी क्लास से क्या किया जाएगा? कंप्यूटेशनल थिंकिंग और AI यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाया जाएगा और कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मतलब होता है बच्चों को बताना कि कोई एक बड़ा कोई प्रॉब्लम है ना, तो उसको छोटा छोटा बना के उस प्रॉब्लम को क्या करना? सॉल्व करना। जैसे मतलब कोई अगर बड़ा तुम्हारे पास काम है तो क्या करोगे? धीरे धीरे। बड़ा इतना बड़ा सिलेबस है तो एक दिन थोड़े ना पढ़ देंगे, धीरे धीरे। तो वो कंप्यूटेशनल और AI कौन से में? तीसरा से लेकर 8वां के, तीसरा से स्टार्ट होगा। तो यहाँ नहीं, CBSE में तो ये 3rd से लेकर 8 तक। तो याद रखिएगा कि कौन से क्लास से पूछ देगा, तो आपको पता होना चाहिए। 2 अप्रैल 2026 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री कौन है अभी? धर्मेंद्र प्रधान। याद रखोगे, धर्मेंद्र प्रधान जो अभी शिक्षा मंत्री है, पाठ्यक्रम 3री से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए लक्षित इस पहल का उद्देश्य युवा शिक्षार्थियों के कम उम्र से ही आवश्यकता डिजिटल कौशल से लैस करना है। मतलब डिजिटल लोगों को बनाना। बाकी जगह पे बच्चों के लिए बैन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? तो लेकिन सोशल मीडिया बैन हो रहा है, कंप्यूटर वम्प्यूटर नहीं बैन हो रहा है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया नहीं चलाना है भाई, लेकिन लैपटॉप वगैरह AI से कैसे प्रॉब्लम समाधान होगा, ये चीज़ें बतानी है। ठीक है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है? देखो, कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मतलब होता है समस्या समाधान का वह दृष्टिकोण जिसमें जटिल समस्याओं को, मतलब बड़े समस्याओं को छोटे छोटे भागों में तोड़ना, पैटर्न को पहचानना और चरण दर चरण समाधान तैयार करना, ये कहलाता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग कहलाता है। यह कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाला महत्वपूर्ण और मूलभूत कार्य करते हैं। ठीक है, कम उम्र में ही CT सिखाना। ठीक है, तो ये देखा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सिखाना, कंप्यूटर। अब ये रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक, ध्यान रखना, इनका नाम रट्टा मार लो, तुमको 2-3 साल तक क्वेश्चन इसमें पूछने वाला है। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक, कौन कलाकार है ये? रेत से लेकर, मतलब बालू वालू पर देख नहीं सकते, कभी कभी मिट्टी बना के मूर्ति उर्ति बनाता है लोग बालू वगैरह पर, तो उसी को बोलते हैं रेत कलाकार बोला जाता है। ठीक है, भारत की जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सुदर्शन पटनायक। और ये कौन कलाकार है भाई? रेत कलाकार है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो रेत पर, देख रहे ना, मिट्टी से ये कलाकारी करना, तो ये सुदर्शन पटनायक, नाम क्या है इनका? सुदर्शन पटनायक को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसका? जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, रेत कलाकार विश्व स्तर के लिए है। सुदर्शन पटनायक कौन है ये वे उड़ीसा राज्य के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्रकार, राज्य पूछे तो राज्य कहाँ के? ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। उड़ीसा का राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। कला को सामाजिक जागरूकता आंदोलन से जोड़ने के लिए भी वे व्यापक रूप से जाने जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, ये आप लोग को ध्यान में रखना है कि सुदर्शन पटनायक, नाम क्या है ये? पटनायक। पटनायक से नाम याद रखना, पटनायक जो होते हैं ना उड़ीसा में होता है, जैसे नवीन पटनायक। ठीक है, तो नवीन पटनायक कहाँ के थे? उड़ीसा के मुख्यमंत्री, इसके पहले वाला थे। अब मंगोलिया में राजनीतिक उथल पुथल के बीच नए प्रधानमंत्री का चयन। देखो, नए प्रधानमंत्री बने हैं मंगोलिया के, ये उचराल न्याय ओसोर, नाम क्या है इनका? उचराल न्याय ओसोर, मंगोलिया के है और इम्पोर्टेंट है, तो विदेशी है भाई, वहाँ के लिए अच्छा नाम है। अब यहाँ के लिए जाकर तुम वहाँ पे बोलता होगा लक्ष्मण कुमार, तो वो समझ में नहीं आता क्या है, आसान कहाँ होता है। ठीक है, तो उचराल न्याय ओसोर ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं?
मंगोलिया के। मंगोला वही है जो चंगेज खान ने अटैक किया था भारत में, वही मंगोलिया है। ठीक है, मंगोलिया इस संसद ने उचराल न्याय ओसोर को देश का, देखो मंगोलिया कहाँ है ये देख लो, मंगोलिया तुमको मिलेगा कहाँ, पूरा का चाइना और रसिया के बीच में है। और इसका राजधानी क्या है, उलान बटर। क्या है, उलान बटर, देख लो ये मंगोलिया ये है। ठीक है, ये पूरा रसिया है, ये एक ही ऐसा ये कंट्री है जो दो देशों के बीच में घिरा हुआ है। दो देश से अगर बंद कर दो तो खत्म, वही में रह जाए, उनके काम में नहीं चले। तो ये उलान बटर मंगोलिया है। नेपाल कहाँ बता, किस पे नहीं करता वो भी करना चाहेगा। अब देखो चीन और रूस से घिरे मंगोलिया देश को विशाल उबड़ खाबड़ भूभाग और घुमंत संस्कृति के लिए जाना जाता है। मतलब उबड़ खाबड़ वहाँ पे जमीन है। इसकी राजधानी कहाँ है, उलान बटर। 13वीं और 14वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य के कुख्यात संस्थापक चंगेज खान के नाम पर बने चंगेज खान चौक के आसपास बसी है। ठीक है, तो वही चंगेज खान कहाँ का रहने वाला था, मंगोल का रहने वाला था। तो याद रखिएगा। तो उलान बटर मंगोल की राजधानी कहाँ है, उलान बटर। और इनके प्रधानमंत्री का नाम क्या है, उचराल न्याय ओसोर। ओसोर। भारत में E20 पेट्रोल 2026 1 अप्रैल से देशव्यापी कार्यान्वयन के विस्तृत जानकारी। अब देखो E20 का मतलब समझते हो, कहीं भी E20 का मतलब आ जाए कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल यूज करना। इथेनॉल 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 पेट्रोल में कितना परसेंट इथेनॉल, 20% इथेनॉल के। इथेनॉल वो भी मतलब जैसे फ्यूल है, हाँ तेल है, जैसे मतलब इसी से चलता है ना पेट्रोल से, तो पेट्रोल में मिला जाता था 20% वो इथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, और इथेनॉल से कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं उत्पन्न होता है और उसको चावल से वगैरह से बनाया जाता है। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, चावल हो गया, बहुत कृषि का बहुत सारा सामान उससे बनाया जाता है। E20 देखो यहाँ पे 1 अप्रैल से देश भर के पेट्रोल पंपों पर 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उपलब्ध कराया जा रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देश का पालन करते हुए यह कदम उठाया गया। इसके साथ ही भारत ने देश भर में E20 पेट्रोल की शुरुआत कर दी है, करके स्वच्छ और अधिक टिकाऊ परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस कदम का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना है। इसी से प्रदूषण भी क्या होता है, कम होता है। और क्या होता है, आयात, मतलब मान लो कि 20% कम से कम हम लोग का कम होगा कि नहीं कम होगा बाहर से मंगाने के लिए, वो सब चीज़ है। लेकिन ये सब ध्यान रखिएगा। यहाँ पे केंद्र सरकार ने भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में E20 ईंधन का मानक पेट्रोल घोषित कर दिया। अब देखो इथेनॉल 20 वाला है ना, तो बहुत सारा इंजन के लिए खराबी भी है और अच्छा भी है। ठीक है, जो नए इंजन है ना, नया जो आ रहा है उसके लिए इथेनॉल ठीक है, इथेनॉल मिला हुआ। लेकिन पुराना वाला जो रहेगा उसमें उस तरह का मशीन अभी यूज टेक्नोलॉजी नहीं यूज हुआ है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत है। देखो पेट्रोल कितना परसेंट रहेगा, 80%। इथेनॉल कितना रहेगा, 20%। ठीक है, बनाया किससे जाता है, गन्ना से, मक्का से, चावल से, ये सबसे बनाया जाता है। मिशन मित्रा क्या है, देखो मिशन मित्रा चल रहा है, ये चलेगा आपको लद्दाख में। ठीक है, मिशन मित्रा है ये इसरो के गगनयान के लिए किए गए नए प्रयोग की व्याख्या। अब देखो इसरो क्या कर रहा है कि गगनयान परियोजना शुरू किया है, जो अंतरिक्ष में क्या करेगा, इंसान को भेजने का जो तैयारी कर रहा है, उसी को हम लोग मिशन को क्या बोलते हैं, गगनयान मिशन। उसी गगनयान मिशन के तहत क्या बोलता है, लद्दाख में ऐसा स्टेशन बनाया जा रहा है जहाँ पे अंतरिक्ष में जैसा वातावरण रहता है ना, वही भी वहीं पर वातावरण रहेगा। तो यहाँ पे लोगों को क्या किया जाएगा, जिसको जाना है वो ट्रेनिंग करेंगे जैसे रहना है। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। भारत के गगनयान मिशन के लद्दाख की बेहद कठिन परिस्थितियों में मिशन मित्र नामक अनूठा प्रयोग शुरू किया गया। तो पहले याद रखना कि मिशन मित्र कहाँ शुरू किया गया, मिशन मित्र कहाँ पे, लद्दाख में। और कौन सा एजेंसी ने शुरू किया है, इसरो ने। ऑप्शन दे देगा इसरो, भेल, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, DRDO। तो कौन है, इसरो। ठीक है, लद्दाख में गगनयान मिशन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नेतृत्व में संचालित इस मिशन का उद्देश्य मिशन के सदस्यों की मानवीय सहन शक्ति, मतलब अंतरिक्ष में जाए तो कितना सहन शक्ति हो सकता है, एक साथ मिलकर टीम वर्क कैसे हो सकता है, मानसिक शक्ति कैसे रहेगा, ये सब के लिए बनाया जा रहा है मिशन शक्ति। ठीक है, ये देखो संसद में मतदान के बाद म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन यांग हलाइंग, इनका नाम क्या है, मिन यांग हलाइंग, मिन यांग हलाइंग, ये म्यांमार के क्या बने हैं, राष्ट्रपति। तो याद रखना राष्ट्रपति बने हैं, ये हमारा पड़ोसी देश है भाई म्यांमार। तो नाम याद रखना कि पूछ दे तो क्या नाम है यहाँ पे, मिन यांग आंग हलाइंग, म्यांमार के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, खत्म हो गया, याद रख लेना।